हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने इक्लिप्स के बारे में या ग्रहण के बारे में चर्चा की और ग्रहण के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन किया और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन किया। तो पिछली क्लास में हमने ग्रहण जिसमें सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में चर्चा की। आज की क्लास जो संबंधित है वह है टाइड्स या ज्वार भाटा से। ज्वार भाटा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र कवर किया जाएगा इसमें ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा आने के पीछे जो कारण क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे और ज्वार भाटे का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन किया गया है इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद ज्वार भाटे का महत्व क्या होता है, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्वार भाटा है क्या या टाइड किसे कहा जाता है और टाइड आने के पीछे कारण क्या है, कौन से ऐसे फोर्स हैं या बल हैं जो टाइड के लिए जिम्मेदार हैं। बात की जाए टाइड की जो परिभाषा है, समुद्र तटों के किनारे समुद्र के जल स्तर में होने वाला लयबद्ध उतार चढ़ाव जो चंद्रमा और कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो यदि देखा जाए टाइड क्या है, ज्वार भाटा है क्या। ज्वार भाटा समुद्र तल, यदि यहाँ मान लीजिए समुद्र तल है, सी लेवल है, सी लेवल से यदि जल ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ जल उठता है, जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और समुद्र तल से यदि जल नीचे की तरफ जा रहा है, सी लेवल से जल का नीचे गिरना या क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा है क्या, समुद्र तल से जल का ऊपर की तरफ उठना क्या कहलाता है, ज्वार, और नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा क्या है, एक लयबद्ध उतार चढ़ाव है जो किसके कारण उत्पन्न होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है या जिसे कहा जाता है अपकेंद्री बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है, इसके कारण भी ज्वार भाटा आने की, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जल का ऊपर और नीचे, ऊपर उठना नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा या टाइड कहलाता है, टाइड कहलाता है। अब टाइड के पीछे या ज्वार भाटा आने के पीछे कारण क्या है, कौन से ऐसे फोर्स हैं जो ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार हैं या किनके कारण, किसके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो जिसमें पहला है अर्थ ग्रेविटेशनल पुल या पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है मून्स ग्रेविटेशनल पुल। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन सा है, जो सन चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल बल है वह। और तीसरा है सन्स ग्रेविटेशनल पुल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा, चौथा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। और यह बल उत्पन्न किसके कारण होता है, अर्थ रोटेशन के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। आने के पीछे कारण क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून्स का ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल खिंचाव, सन का ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बल उत्पन्न होता है। इसको हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने देखा कि टाइड की उत्पत्ति क्यों होती है, जिसमें सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और चंद्रमा का, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी का अपकेंद्री बल या पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टाइड क्या है कि पृथ्वी पर जल विद्यमान है और जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार और भाटा कहलाता है। तो क्योंकि
पृथ्वी पर क्या उपस्थित है? जल उपस्थित है। और जल का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण एक तरफ जल का उभार होता है या बल्ज बनता है, इस प्रकार बल्ज बनता है, इसे कहा जाता है ज्वार कहा जाता है। और एक तरफ खिंचाव के कारण यहाँ पर यदि मान लिया जाए यहाँ पर ए स्थान बी है और सी और डी पर क्या बनेगा? भाटा की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जल का खिंचाव इस तरफ है, पुल हो रहा है, तो यहाँ पर सी और डी पर क्या बनेगा? भाटा की स्थिति बनेगी। बल खिंचाव किस कारण हो रहा है? एक यहाँ पर यदि चंद्रमा की स्थिति है यमोन, जो कि जिसे कहा जाता है न्यू मून कहा जाता है, यह क्या है? न्यू मून की स्थिति है। और यहाँ पर सन है, तो सन और चंद्रमा एक ही तरफ है, इनके संयुक्त फोर्स या संयुक्त ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर पृथ्वी का जो जल है में बल्ज उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है और ज्वार की स्थिति बनती है। लेकिन इसके अपोजिट साइड यदि मान लिया जाए यहाँ पर चंद्रमा भी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? न्यू मून की स्थिति पर है, तो इसके पीछे जो ज्वार की उत्पत्ति होगी वह कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या जिसे कहा जाता है अपकेंद्री बल कहा जाता है। तो सन और मून के डायरेक्शन में यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सन का और चंद्रमा का संयुक्त ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके अगेंस्ट जो पीछे की तरफ ज्वार उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल, या उत्पन्न किस कारण हो रहा है? घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बल उत्पन्न हो रहा है। तो हम विस्तार से आगे जब सिजगी के बारे में पढ़ेंगे, सिजगी की पोजीशन बनती है, कब स्प्रिंग टाइड आता है या बृहत ज्वार आता है, और कब नीप ज्वार आता है या लघु ज्वार आता है, आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जिनके कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है या ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो हमने ज्वार भाटा के बारे में समझा, उनकी परिभाषा देखा। ज्वार भाटा के अंतर्गत ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के जल का ऊपर और नीचे की तरफ उतार चढ़ाव, क्या लयबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम ज्वार भाटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ टाइड, ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा के प्रकार के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे, आवृत्ति के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति, आवृत्ति के आधार पर। दूसरा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर। तीसरा है चंद्रमा के पेरिजी और अपोजी के आधार पर, या और चौथा है पृथ्वी के पेरीहेलियन और अपेहेलियन के आधार पर हम ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे, ज्वार भाटा के प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा या टाइड के प्रकार के आधार पर ज्वार भाटा या टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो ज्वार भाटा है, एक है अर्धदैनिक ज्वार और दूसरा है दैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है? दैनिक ज्वार क्या होता है? अर्धदैनिक ज्वार को पहले हम समझेंगे। अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है? जैसे यहाँ पर है सन की स्थिति है और यहाँ पर जो मून की फर्स्ट पोजीशन है, इसे कहा जाता है न्यू मून कहा जाता है, इसे न्यू मून की पोजीशन है। इस पोजीशन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर मून है और इसके दोनों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के जल का उभार होता है, वो ऊपर की तरफ इस प्रकार बल्ज बनता है, और यह क्या है? ज्वार है या टाइड। तो इसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण यहाँ पर एक बल्ज का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है टाइड कहा जाता है। दैनिक ज्वार को समझ लें। दैनिक ज्वार क्या है? अब यदि मान लिया जाए यह स्थान ए है, तो ए स्थान पर ज्वार या टाइड की उत्पत्ति होती है। यदि पूछा जाए इसी स्थान पर, इसी पोजीशन पर दोबारा ए स्थान पर टाइड कब आएगा, ए स्थान पर टाइड कब आएगा, तो पृथ्वी क्या कर रही? अपने एक्सिस पर
रोटेट कर रही है, एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अब घूमते घूमते यह कितना समय लगाती है, 24 घंटा। यानी यह पोजीशन, अब ये जो ए है ये इस पोजीशन पर कब आएगा, लगभग 24 घंटे में आएगा, 24 घंटे में आएगा। लेकिन चंद्रमा क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण, क्योंकि जब यह 24 घंटे पर में ये इस पोजीशन पर आएगा ये स्थान, तो चंद्रमा भी क्या करेगा, आगे कुछ अपने ऑर्बिट पर बढ़ जाएगा। तो लगभग ए स्थान पर, इसी पोजीशन पर ए स्थान पर दूसरा ज्वार कब आएगा, 24 घंटे 50 मिनट के बाद आएगा। तो दैनिक ज्वार कब आएगा, 24 घंटे 50 मिनट पे आएगा, यह दैनिक ज्वार है। लेकिन यदि पूछा जाए कि ए पर अगली बार ज्वार कब आएगा, तो जब यह पोजीशन ए यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, चूंकि मून की स्थिति यहाँ पर है और इसके पीछे ए जब यहाँ पर पहुँचेगा तो अपकेंद्री बल के कारण ज्वार यहाँ पर टाइड की उत्पन्न होगी। तो लगभग अर्ध दैनिक ज्वार कब आएगा, 12 घंटे 25 मिनट में अर्ध दैनिक ज्वार आएगा। लेकिन इसी पोजीशन जो पर दो ज्वार कब आएगा ए स्थान पर, वह है 24 घंटे 50 मिनट पर। तो लेकिन यदि पूछा जाए ए पर दोबारा ज्वार कब आएगा, जब इसके अपोजिट ए यहाँ पर पहुँचेगा रोटेट करके, तो यहाँ पर अपकेंद्री बल के कारण, यहाँ पर अपकेंद्री बल के कारण जो ज्वार आएगा उसे कहा जाता है अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। और यह कब आएगा, 12 घंटे 25 मिनट के बाद आएगा। तो अर्ध दैनिक ज्वार कब आता है, 12 घंटे 25 मिनट के बाद आएगा। वहीं दैनिक ज्वार कब आता है, 24 घंटे 50 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि चंद्रमा भी क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस कारण से जो दैनिक ज्वार है 25 मिनट लेट या बाद में आएगा। तो 50 मिनट में क्या आता है, दूसरा दैनिक ज्वार आता है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्या किया, ज्वार का अध्ययन किया, ज्वार के प्रकार को समझा, जिसमें अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार आते हैं। अब हम जो नेक्स्ट है वह है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार। तो सन, मून एंड अर्थ पोजीशन के आधार पर टाइड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें एक होता है स्प्रिंग टाइड होता है, बृहद ज्वार, और दूसरा होता है नीप टाइड या जिसे कहा जाता है लघु ज्वार। आमतौर पर जो बृहद ज्वार होता है वह कब आता है, जब सिजगी की पोजीशन बनती है, सिजगी बनेगा, सिजगी की पोजीशन होती है, तब आता है बृहद ज्वार। और यहाँ पर क्या है कि सन और अर्थ और इस रेखा के लंबवत जब मून होगा इस पोजीशन पर, मान लिया जाए यम3 पोजीशन है और यहाँ पर यम2 पोजीशन पर यदि चंद्रमा होगा तो लघु ज्वार की स्थिति बनती है। यदि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर है, यम1 है और यहाँ पर यम3 है, तो यम1 और यम3 के स्थिति में यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर बनता है बृहद ज्वार। बृहद ज्वार की स्थिति होती है या इसे स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। यम1 पोजीशन होता है, यम1 पोजीशन इसे कहा जाता है न्यू मून की स्थिति होती है, न्यू मून की। और यम3 जो पोजीशन होता है इसे कहा जाता है फुल मून की स्थिति होती है। न्यू मून में अमावस्या होता है, अमावस्या का दिन, और फुल मून में क्या है, पूर्णिमा का दिन होता है। तो यम1 और यम3 पोजीशन पर क्या होगा, चंद्रमा की स्थिति जब होगी तो बृहद ज्वार या सिजगी की स्थिति बनेगी। वहीं यम2 और यम4 पोजीशन पर यदि चंद्रमा है, यहाँ पर यम4 है, यहाँ पर यम4 है और यहाँ पर यम2 है, कि यदि पोजीशन बनती है तो यहाँ पर लघु ज्वार होता है, लघु ज्वार की स्थिति बनती है या इसे नीप ज्वार कहा जाता है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिजगी की पोजीशन। यदि सूर्य, चंद्रमा
और पृथ्वी क्या है, सिजगी की पोजीशन में है। सिजगी का अर्थ हुआ तीनों एक क्षैतिज तल में है। सन, मून और अर्थ क्या है, एक ही क्षैतिज तल में है। इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। और इसमें बनता है बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है या स्प्रिंग टाइड की स्थिति बनती है, स्प्रिंग टाइड की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर है सन और यहाँ पर है मून। पहले इस पोजीशन को देखते हैं, या इसे कहा जाए फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या स्थिति बनती है, और यहाँ पर है अर्थ। तो चूंकि सन और मून क्या है, एक ही दिशा में है, तो जो यहाँ पर ज्वार आएगा दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण या सन और मून के दोनों के संयुक्त ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस साइड में ज्वार आएगा। तो पहले हम सन की तरफ ना देखते हुए हम मून के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मून है, और चूंकि मून पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी पर इसका अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अधिक गुरुत्वाकर्षण लगता है सन की अपेक्षा। यदि मून यहाँ पर स्थित है, यम1 पोजीशन पर है, जिसे कहा जाता है न्यू मून कहा जाता है, या इसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। अमावस्या के दिन क्या होगा, यदि मून के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो पृथ्वी पर जो जल है यहाँ पर इस प्रकार उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पर हम केवल मून को देख रहे हैं, तो मून के कारण यहाँ पर जल ऊपर की तरफ उठेगा, इसे कहा जाएगा मून टाइड कहा जाएगा, मून टाइड कहा जाएगा। लेकिन चूंकि सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, तो इस कारण से और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी जल ऊपर की तरफ उठेगा। तो जो रेड कलर का है इसे कहा जाए सन या सोलर टाइड कहा जाए। जब मून के कारण जो ए क्षेत्र है या ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र पर x ऊंचाई तक टाइड उत्पन्न होता है, और जबकि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण y ऊंचाई तक टाइड उत्पन्न होता है। तो दोनों के कारण यहाँ पर दोनों के बल के कारण जो ज्वार की ऊंचाई होगी x प्लस वाई होगी। अब यहाँ प्रश्न है कि यक्स की जो मून द्वारा जो फोर्स लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो टाइड की उत्पन्न हो रही है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी कि सन के द्वारा या सोलर के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया रहा है उसकी ऊंचाई। क्योंकि सन क्या है, दूर है इस पर, इस कारण से पृथ्वी पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मून की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो दोनों के संयुक्त से, क्योंकि दोनों का फोर्स एक ही तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कारण से यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होगी। लेकिन अब इसके अपोजिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल को खिंचाव हो रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी, अपने बैलेंस करने के लिए इस तरफ इसके अगेंस्ट या पीछे की तरफ क्या लगाएगी, अपकेंद्री बल लगाएगी। और अपकेंद्री बल कितना लगेगा, जितना सन और मून का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों के संयुक्त ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर पृथ्वी इसके अपोजिट साइड पर क्या लगाएगी, अपकेंद्री बल लगाएगी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी या अपकेंद्री बल लगाएगी। तो जिस प्रकार जितने ज्वार की ऊंचाई ए साइड में आ रहा है उतना ही जो ज्वार है बी साइड में भी आएगा। तो इसके अपोजिट साइड में किसके कारण ज्वार उत्पन्न हो रहा है, अपकेंद्रीय बल के कारण हो रहा है या सेंट्रीफ्यूगल के कारण हो रहा है। और यहाँ पर इस स्थान पर क्या आएगा, सी और डी स्थान पर यहाँ पर भाटा की उत्पन्न होगी, क्योंकि जल का खिंचाव किस तरफ है, बी की तरफ है और ए की तरफ, तो यहाँ पर भाटा की उत्पत्ति होगी। अमावस्या के दिन किस प्रकार का ज्वार आता है, जिसमें स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है या बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब हम पूर्णिमा के दिन या जब बनता है फुल मून की स्थिति होती है उस समय हम देखेंगे किस प्रकार का ज्वार आता है। फुल मून में क्या है, फुल मून की जब स्थिति होती है या जिसे कहा जाता है पूर्णिमा की स्थिति होती है, और इस समय भी क्या बनता है, सिजगी की पोजीशन बनती है, सिजगी की। और इस समय क्या बनेगा, स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होगी, स्प्रिंग टाइड या बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित था, अब चंद्रमा कहाँ पर है,
चंद्रमा अब यहाँ से परिक्रमण करके चंद्रमा कहाँ आप आ गया है, यहाँ पर है। इस पोजीशन में, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, यहाँ भी सन, अर्थ और मून एक ही क्षैतिज तल पर हैं। इस पोजीशन को भी क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है और इसे फुल मून कहा जाता है। तो इसे फुल मून या पूर्णिमा का दिन कहा जाता है, पूर्णिमा। अब इस स्थिति में क्या है, अर्थ मध्य में है, सन और मून क्या है, अपोजिट साइड में है। यहाँ पर जब मून था तो इसे कहा जाता था कंजक्शन की स्थिति या युत की स्थिति। अब क्या है, व्युत की स्थिति है या अपोजिशन की स्थिति है, अपोजिशन की स्थिति है। इस में क्या होगा कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड लगेगा और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड लगेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बला ज्वार की उत्पत्ति होगी। इसके अपोजिट साइड यहाँ पर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या इसे कहा जाएगा सोलर टाइड कहा जाएगा, और यहाँ पर मून टाइड होगा, यहाँ पर मून टाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में भी क्या लगेगा, पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगेगा। यहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगेगा। ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट में जो ज्वार की उत्पत्ति होगी उसके पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल के कारण, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके बराबर ही अपकेंद्री बल लगेगा। पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगेगा इस साइड में। यदि मान लिया जाए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ए साइड में पृथ्वी का अपकेंद्री बल होगा प्लस सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ए साइड में। और जो यह पृथ्वी का अपकेंद्री बल लग रहा है उसके पीछे कारण क्या है, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स। इस साइड में चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए ए स्थान पर सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस साइड में, ए साइड में। तो इसके अपोजिट में भी क्या लगेगा, उतना ही बराबर पृथ्वी द्वारा अपकेंद्री बल लगाया जाएगा। तो बी साइड में भी जो ज्वार उत्पन्न होगा उसके पीछे कारण क्या है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल होगा। और यहाँ पर जो पृथ्वी का अपकेंद्री बल उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, सूर्य का इसके अपोजिट साइड में सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस प्रकार दोनों ही स्थिति में, या चाहे पूर्णिमा की स्थिति हो चाहे अमावस्या की स्थिति हो, दोनों ही स्थिति में या सिचुएशन में क्या बनेगा, स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है, स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है। दो पोजीशन को देखा जिसमें फुल मून की स्थिति में किस प्रकार का ज्वार आएगा और न्यू मून की स्थिति में किस प्रकार का ज्वार आएगा। इसमें स्प्रिंग टाइड की स्थिति होगी या बृहद ज्वार की उत्पत्ति होगी। तो हमने दो पोजीशन देखा, यम1 पोजीशन, यहाँ पर यम3 पोजीशन। यम3 पोजीशन क्या है, फुल मून की स्थिति और न्यू मून की स्थिति के बारे में देखा। अब जो चंद्रमा, पृथ्वी और सन का जो अगला पोजीशन है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, मून है इस पोजीशन में, और यह कब होता है, अमावस्या के दिन, या इसे कहा जाता है न्यू मून की स्थिति कहा जाता है। और इस पे क्या बनेगा, स्प्रिंग टाइड का निर्माण होगा या बृहद ज्वार का निर्माण होगा। और दूसरी पोजीशन को देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जब चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यह स्थिति कब है, बनती है फुल मून के समय या पूर्णिमा के दिन बनती है। और यह पोजीशन क्या था, सिजगी कहलाया। इस पोजीशन को क्या कहा गया, सिजगी। और सिजगी के समय क्या बनता है, बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है, बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। अब हम चंद्रमा का, यदि चंद्रमा क्या है, यहाँ पर स्थित है, मून की स्थिति यहाँ पर है, मून यहाँ पर स्थित है, तो किस प्रकार का टाइड आएगा, या मून की स्थिति यहाँ पर है तो किस प्रकार का टाइड आएगा। तो यहाँ पर मान लिया जाए मून सेकंड पोजीशन है और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन। तो मून की सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर किस प्रकार का ज्वार आता है, नीप ज्वार आता है या लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर है, अब मून की स्थिति यहाँ पर है
और अर्थ यहाँ पर है। तो मून के कारण यहाँ पर ज्वार आएगा, और इसके विपरीत यहाँ पर कौन सा ज्वार कारण ज्वार आएगा? अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और सन के कारण यहाँ पर भी ज्वार आएगा, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर ज्वार आएगा। और जबकि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर पृथ्वी द्वारा अपकेंद्रीय बल लगाया जाएगा, अपकेंद्रीय बल लगाया जाएगा, तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आएगा। तो इस स्थिति में नीप ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। और यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो इसके विपरीत यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आएगा, और यहाँ पर सन के अपकेंद्रीय बल, ग्रेविटेशनल बल के कारण जो अपकेंद्रीय बल होगा उसके कारण ज्वार आएगा, यहाँ पर सन के कारण ज्वार आएगा। तो यम 2 और यम 4 पोजीशन पर क्या होता है? नीप ज्वार की उत्पत्ति होती है, नीप टाइड की उत्पत्ति होती है। तो हमने स्प्रिंग टाइड के बारे में अध्ययन किया। जब सन, मून और पृथ्वी क्या है एक ही क्षैतिज तल में है तो स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है। जब मून क्या है यहाँ पर इसके लंबवत है तो यहाँ पर बनता है नीप टाइड या लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह पोजीशन क्या है? सिजगी की पोजीशन होती है, और यहाँ पर चंद्रमा क्या है? इस रेखा के लंबवत है। तो हमने सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर टाइड का अध्ययन किया। अब जो अगला पोजीशन है टाइड का प्रकार है चंद्रमा के पेरगी और अपोजी के आधार पर। पेरजी क्या होता है? जब क्योंकि चंद्रमा अपने ऑर्बिट में पृथ्वी की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। पथ है वह क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो कभी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है और कभी सबसे दूर होता है। जब सबसे निकटतम होता है तो उसे कहा जाता है पेरिजी, और जब दूर होता है चंद्रमा पृथ्वी के तो इसे कहा जाता है अपोजी। तो पेरिजी की स्थिति में बृहद ज्वार आएगा कि अपोजी की स्थिति में? क्योंकि जब चंद्रमा अधिक नज़दीक होगा पृथ्वी के तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हाई लगेगा, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा चंद्रमा का। तो यहाँ पर जो ज्वार होगा, जो बल्ज बनेगा जल का, या अधिक ऊंचाई तक होगा। जबकि इसकी अपेक्षा यहाँ पर यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा क्या होगा? निम्न ज्वार होगा इस साइड में। तो अपोजी की स्थिति में लघु ज्वार और पेरिजी की स्थिति में क्या होगा? बृहद ज्वार होगा। तो हमने चंद्रमा के स्थिति के बाद आधार पर देखा, टाइड की उत्पत्ति के बारे में देखा। टाइड का जिसमें पृथ्वी के पेरिहेलियन और अपेहेलियन के आधार पर। पेरिहेलियन और अपेहेलियन क्या होता है इसको थोड़ा हम समझते हैं। क्या कर रही है पृथ्वी? अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा कर रही है। तो कभी पोजीशन बनता है अपेहेलियन का, यानी पृथ्वी क्या है? सन से दूर है, यानी इसे कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। सन से जब दूर है अपसौर कहा जाता है। और जब सन के सबसे निकट होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है जुलाई में। जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। और जब परिक्रमा करते हुए कभी पृथ्वी क्या है? सन के निकट होता है, सन के निकट होता है तो उसे कहा जाता है पेरिहिलियन, या उसे कहा जाता है उपसौर होता है। और उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जुलाई को। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगा तो क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा निकट होने के कारण, तो यहाँ पर ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, जबकि जब दूर होगा तो ज्वार की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। एक शब्द है मिक्स ज्वार, मिक्स्ड ज्वार। अब मिक्स्ड ज्वार क्या है? क्योंकि मून क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमा करते हुए या कभी पृथ्वी के निकट होता है और कभी पृथ्वी के सबसे दूर होता है। तो निकट जब होता है वह उसे कहा जाता है पेरिजी, या इसे उपभू कहा जाता है। और जब चंद्रमा दूर होता है तो उसे अपभू कहा जाता है। और
पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जब यह निकट होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है, और जब दूर होती है तो उसे अपहेलियन कहा जाता है। तो यदि एक समय क्या होगा, उपभू की स्थिति बनती हो और साथ ही उपसौर की स्थिति बनती हो, उपसौर और उपभू की स्थिति दोनों स्थिति बनती हो, और तीनों क्या हैं, सिजगी की पोजीशन बनती हो, तो इस अवस्था में क्या होगा, इसे कहा जाता है, जब ज्वार आएगा, ज्वार की उत्पत्ति होगी, तो उसे कहा जाता है मिक्स ज्वार या मिश्रित ज्वार कहा जाता है, मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ज्वार के प्रकार के बारे में समझा, जिसमें आवृत्ति के आधार पर ज्वार की उत्पत्ति, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार की उत्पत्ति, चंद्रमा के पेरिगी और अपयोजी के आधार पर, और पृथ्वी के पेरीहेलियन और हेलियन के आधार पर हमने ज्वार के बारे में चर्चा की। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे यदि पूछा जाए सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, हाईएस्ट ज्वार कहाँ आता है, ऊंचा ज्वार, वह है फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, यहाँ पर स्थित है, कनाडा के पास। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और यहाँ पर स्थित है न्यू साउथहैम्पटन, यहाँ पर स्थित है साउथहैम्पटन में, यहाँ पर 4 बार ज्वार आएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर 2 बार इंग्लिश चैनल भी ज्वार आएगा, इंग्लिश चैनल स्थित है, और उत्तर में यहाँ पर नॉर्थ सी है, 2 बार यहाँ पर ज्वार आता है, तो इस कारण से कहा जाता है कि यहाँ भी है। अब ज्वार के लाभ क्या है, ज्वार का महत्व क्या है, तो ज्वारी ऊर्जा उत्पादन के लिए, ज्वारी ऊर्जा या मत्स्य उत्पादन के लिए सहायक होता है, क्योंकि जब ज्वार की उत्पत्ति होगी तो जल इस तरफ आएगा, किनारे की तरफ आएगा, कोस्टल एरिया में आएगा, तो यहाँ पर मछलियाँ इसके साथ आती हैं, तो मछलियों के मत्स्य के लिए वो क्या है, उपयोगी है। और यह क्या करता है कि जहाँ पर पोर्ट स्थित है, तो पोर्ट का जो मुहाना होता है, यहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट जमा हो जाता है, तो ज्वार जब आएगा तो यहाँ कर क्या करेगा, इसको यहाँ पर पानी की उपस्थित हो जाएगी, और इस कारण से या परिवहन के लिए महत्व है। तो इस प्रकार कुछ उपयोग है या कुछ महत्व है ज्वार का। तो आज की क्लास में हमने ज्वार के बारे में या टाइड्स के बारे में अध्ययन किया, या ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।